नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। स्टूडेंट्स, अचानक से मुझे ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ याद आ गई और अचानक ही मैंने ठान ली कि आज मैं 12th की क्लास शुरू कर दूँगी। 12th की क्लास युवक भारती हिंदी का पहला पाठ आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। जब 11th के एग्ज़ाम्स हो ही गए हैं तो घर पर बैठने का मतलब क्या, आपको जुट जाना चाहिए अपनी तैयारी में, क्योंकि अभी तक का समय सही नहीं चल रहा था। ऑनलाइन क्लासेस थी, सेल्फ सेंटर आए हुए थे, कोरोना काल चल रहा था, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब सब कुछ सही हो गया है तो हमें भी व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, आज की पहली कविता कक्षा 12वीं युवक भारती से महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज की कविता लेकर। बच्चों, ये कविता भी हमें कहीं न कहीं प्रेरणा देती है, हमारा उत्साह वर्धन करती है कि जीवन में कठिनाइयों से हमें परेशान नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते ही रहना है। हमारा लक्ष्य जब हमारे पास है तो फिर परेशानियों और समस्याओं से डरना क्यों। आज की इस कविता का नाम है नवनिर्माण और इसके कवि हैं त्रिलोचन। बच्चों, आज तक जो परीक्षाएं होती थी, 10th बोर्ड होता था, उसमें आपको कविता का भावार्थ पूछा जाता था, उससे संबंधित आकलन आकृतियाँ पूछी जाती थी, उस कविता का रसास्वादन पूछा जाता था, लेकिन कवि परिचय और कविता की विशेषताओं से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। लेकिन आपके 11th और 12th में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। उसमें आपको कवि का परिचय, साथ ही कविता का भी परिचय पूछा जाता है। कविता की काव्यगत और भावगत विशेषताएं, साथ ही कवि की काव्य कृतियाँ, उनका कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, डायरी, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है। अर्थात आपको अच्छे से हर कवि और लेखक की जानकारी होनी चाहिए और हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से आपके पास होना चाहिए अगर आपने लैंग्वेज के रूप में हिंदी चुनी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता नवनिर्माण, जिसके कवि कौन हैं? त्रिलोचन। सबसे पहले जब एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है कि इनका परिचय भी पूछा जा सकता है, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं वो भी पूछा जा सकता है, तो हमें शुरुआत भी उसी से करनी होगी। कवि परिचय में हम देखते हैं कि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। मैं जो आपको बताऊं कि ये फैक्ट आपको याद करने हैं वो आप नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले त्रिलोचन जी का जन्म आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। अब की बार जो 12th की एग्ज़ाम हुई उसमें पूछा गया था एक दो कवि का मूल नाम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो वास्तविक नाम था वो वासुदेव था। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे, मतलब इनको हिंदी के अलावा उर्दू और फारसी का भी ज्ञान था, अरबी और फारसी भाषाओं का भी, साथ साथ ये पत्रकारिता में भी थे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सर्जन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने। जो मतलब नई नई चीज़ों पर कविताएं रचते थे, उनके ये प्रेरणादायी रहे, मतलब उनको प्रोत्साहित करते थे कि जो करंट मुद्दे हैं, जो भी कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनके खिलाफ जो कवि कविताएं रचते थे उनको ये प्रोत्साहन देते थे, उनके प्रेरणा के रूप में हमेशा सामने आए। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। मतलब जो इनकी कविताएं हैं वो किससे संबंधित हैं? जो कि दबी कुचली प्रथाएं हैं जिनको लोग मानते हैं, ग्रामीण समाज के लोग, उनके खिलाफ इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। मतलब लोक भाषा का मतलब क्या होता है कि जो अपनी लोकल की लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी
सभी जानते पहचानते हैं, समझते हैं, तो मराठी में लिख देना, या फिर जैसे सरल भाषा में हिंदी में काव्य रचनाएं करना, ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। तो मतलब इनकी भाषा की विशेषता है कि सहज होती है, सरल होती है और मुहावरेदार होती है। इनका निधन 2007 में हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1917 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। और अरबी और फारसी भाषाओं के ज्ञाता थे, साथ ही पत्रकारिता में थे और समाज के दबे कुचले वर्ग को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहे और नव सृजन करने वालों के हमेशा प्रेरणा स्रोत बने। अब आपको ध्यान में रखना है मेन इसमें कि इनका जन्म, इनका मूल नाम और किस टाइप की कविताएं ये रचते थे वो। साथ ही आपको ध्यान रखना है प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ का मतलब है कि इनकी कविताएं कौन कौन सी थी। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये इतने सारे जो है ना, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ये सब कविता संग्रह हैं। जिस तरह से गाने का कोई एल्बम तैयार होता है और उस एल्बम का कोई नाम दे दिया जाता है कि इस नाम से एल्बम है और इसमें इसके गाने हैं, वैसे ही कविताओं का संग्रह होता है। मतलब बहुत सारी कविताएं होती हैं और उनका कुछ न कुछ नाम दे दिया जाता है। तो धरती जैसे एक काव्य संग्रह है और इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। वैसे ही दिगंत है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। गुलाब और बुलबुल है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। तो ये काव्य संग्रह हैं। फिर देशकाल क्या है, ये इनका कहानी संग्रह है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनके 2 काव्य संग्रह का नाम लिखिए, फिर इनका कहानी संग्रह बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि देशकाल किसका कहानी संग्रह है, तो आपको बताना त्रिलोचन। दैनंदिनी, ये इनकी डायरी है। फिर विधा परिचय, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका परिचय क्या है, मतलब किस प्रकार की कविता है ये। तो ये चतुष्पदी कविता है, 4 चरणों वाला एक छंद होता है। चतुष्पदी की विशेषता क्या है, 4 चरणों वाला छंद होता है और ये चौपाई की तरह होता है। जैसे चौपाई में 4 चरण होते हैं ना, वैसे ही चतुष्पदी है ये, कि मतलब ये 4 लाइनों का एक पैराग्राफ होगा और ये एक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। मतलब तुकबंदी क्या है कि अंतिम जो शब्द होता है वो एक जैसा होता है। तो पहले, दूसरे और चौथे, मतलब पहली, दूसरी और चौथी लाइन में लास्ट का जो वर्ड है, लास्ट का जो शब्द है, वो एक जैसा मिलेगा। ये चतुष्पदी की विशेषता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब 4 लाइनों का एक पैराग्राफ होता है और वो अपने आप में कोई न कोई भाव देता है, कोई न कोई अर्थ देता है, तो अपने आप में वो पूर्ण होता है। तो इस तरह से आपको ये टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, इस पाठ के अंत में चतुष्पदी की विशेषता क्या है, ये ऐसा पूछा भी जाता है। और 11th में और 12th के पेपर में मैंने इस बार भी देखा कि चतुष्पदी की विशेषता लिखो, इस तरह से आया था प्रश्न। तो आपको ध्यान में रखना है कि चतुष्पदी की विशेषता क्या है, ये क्या होता है। तो ये छंद होता है, 4 चरणों का होता है, पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुकबंदी होती है। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। फिर पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिकोण होता है। आशावाद दृष्टिकोण मतलब हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक विचार होने चाहिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। तो ये आशावाद दृष्टिगोचर है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। तो कवि क्या क्या बताते हैं कि संघर्ष कितना भी आए, हाँ, तो हमें हमेशा उसके खिलाफ खड़े होना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है और अंधेरा मतलब जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करते जाना है। और जितने अन्याय हैं, अत्याचार हैं, विषमता है, निर्बलता है,
तो उन पर विजय पाने के लिए ही हमारी ताकत का प्रयोग होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो बल है, ताकत है, उसका प्रयोग हमें सार्थक कार्यों में ही लगाना है। तो और कवि कहते हैं कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कविता की विशेषता है, इनकी जो चतुष्पदी है। ये हैं हमारे त्रिलोचन जी, जिनका मूल नाम क्या है? वासुदेव। चलिए अब शुरू करें आज की कविता। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मुझको 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 3 जगह आया। कौन कौन सी लाइन में? पहली में, दूसरी में और चौथी में। तो ये एक चतुष्पदी है। जब भी इस तरह का पैराग्राफ आए, आप पहचान जाना कि ये जो छंद है वो चतुष्पदी है, क्योंकि इसमें तुकबंदी है पहली, दूसरी और चौथी लाइन में। ठीक है, तो इस जो पैराग्राफ है ये चतुष्पदी है। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने और किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, है ना। तो किसी से उच्छ्वास मतलब प्रोत्साहन, उत्साह। तो कोई अगर किसी को विश्वास देता है या फिर प्रोत्साहन देता है तो वह मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। इसके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम भी कर लेता है। तो कवि क्या कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तो ये सब देकर तुमने मुझे मतलब पूरा संसार ही दे दिया है ना। क्या? विश्वास और उच्छ्वास। तो विश्वास जो देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उच्छ्वास जो तुमने मुझे दिया है, कि उत्साह दिया है, प्रोत्साहन दिया है, तो ये मैं इसके बल पर पूरा संसार में पा सकता हूँ। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में ना उड़ूँ। कि मतलब ये सब प्रोत्साहन और जो उत्साह मेरे पास आया है आपकी वजह से, उसके कारण मैं अब ऐसा नहीं कि मैं घमंडी बन जाऊं और आसमान में उड़ना शुरू कर दूं। मैं धरती पर ही रहूंगा, मेरे पांव हमेशा ज़मीन पर ही रहें, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। मैं इसे भूमि पर ही संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, मतलब तुमने मुझे असीम संसार दिया है, पर मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा। ठीक है, चलिए अगला। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते। तो सूत्र क्या है? सूत्र होते हैं नियम। कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे वो आकाश में उड़ाने भरता हो या कहीं उड़ता जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच धरती पर तो आना ही पड़ेगा। तो कवि क्या कहते हैं कि ये बात सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आखिर में अंत में उसको अपनों के बीच आना ही पड़ता है, अपने समाज में, अपने परिवार में उसको आना ही पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को कोई भी नियम तोड़ नहीं सकता, कोई भी इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। किस बात को? कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसको आखिर में सबके मतलब अपनों के बीच आना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों नहीं कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को कभी छोड़ नहीं सकता। व्योम, व्योम मतलब आसमान। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, आसमान में जाएं या फिर कहीं भी वह उड़ान भरे, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन वह वास्तविकता से दूर नहीं जा सकता। उसको आखिर में अपनों के बीच आना ही पड़ेगा, कितना भी आडंबर रच ले। आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और कविता अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।
सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं कि आपकी राह में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, अंधेरों से भरी हुई है। भले ये बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वारा अवरुद्ध करने की तरह तरह की कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आएंगी। सत्य है राह में अंधेरा है, ये बात सच है कि आप जिस रास्ते पर चलोगे उसमें कठिनाइयाँ आएंगी। रोक देने के लिए घेरा है, घेरा है मतलब मुसीबतें, समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी आपको रोकने के लिए, आपका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेंगी। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो तब भी आपको संघर्ष करते जाना है, रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आपको आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने कोई चारा भी तो नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो कवि के कहने का मतलब क्या है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग मिलता है। तो समझ में आ गया होगा। अब आई हैं मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ जो कि मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं और मैं दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ। क्या है? बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा बखान करते हैं कि मुझे इतना नॉलेज है, मैंने ये डिग्री हासिल कर रखी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और कुछ जो पहलवान होते हैं वो अपने शरीर की ताकत का बल दिखाते हैं कि मैं किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो मतलब ऐसे लोग घमंडी होते हैं और अपने आप पर ही घमंड करते फिरते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग हमेशा अच्छे काम के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी दुर्बल की असहाय की मदद करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए। बल नहीं होता सताने के लिए, मतलब आपके पास जो ताकत है ना वो किसी को सताने के लिए नहीं है, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। जो पीड़ित हैं, असहाय हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आपकी ताकत होनी चाहिए। मतलब आपकी ताकत का प्रयोग हमेशा सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए, बेकार के कामों के लिए नहीं होना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। अगर भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको ताकत दी है, तो आप सबके बल बनो ना, सबके हित में कार्य करो ना। तो कवि ये कहना चाहते हैं, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो आपको हमेशा कमज़ोर लोगों के बल बनना चाहिए और उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाना चाहिए। सभी तुम्हारे बल का इंतज़ार करते हैं, मतलब तुम्हारे बल से सबको आशा है कि आप हमारी मदद करोगे, हमारी रक्षा करोगे, न कि आप मतलब जो दुर्बल लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाओ। अगला है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, कि लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि जीवन में उसको क्या करना है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से कभी नहीं डरता, क्योंकि कितनी भी समस्याएं आए, उसको जो बनना है वो बनना है। उसके लिए वह विचलित नहीं होता है कि मैं कैसे करूँगा, मेरे सामने ये परेशानियां हैं। आपने देखा होगा ना कि किसी की रुचि किसी में होती है, किसी बच्चे की रुचि होती है खेलने में, माँ बाप उसको जबरन उसको पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चा खेलना चाहता है, तो वो खेलने के लिए मतलब पूरे दिन भर वह मेहनत करने के बावजूद भी अगर रात को उसको खेलने के लिए जाना पड़े तो वह जाएगा, क्योंकि उसकी उसमें रुचि है। कहने का मतलब ये है कि जिसको अपनी मंजिल पता होती है, उसके सामने कितने भी बड़े बड़े संकट आ जाएं, वह विचलित नहीं होता है, वह अपनी मंजिल पा ही लेता है। तो एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो एक दिन सिद्धि मतलब जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने की जो मंजिल है, उसको वह कैसे भी उसकी ऊंचाइयों पर बैठकर वह उसको पा ही लेता है और अपना इतिहास वही कहता है। और
सबके लिए वह एक इतिहास बन जाता है और शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी इसके जैसा ही बनना है। वह हंसते हंसते सब परेशानियों को झेल लेता है, वह बहुत मेहनत करता है और उस व्यक्ति के मार्ग में जितनी भी परेशानियां आती हैं उससे वह कतई घबराता नहीं है। चलो अगला है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। तो कवि क्या कहता है कि प्रीति मतलब प्रेम और नीति मतलब अच्छे विचार। तो कवि प्रेम और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात कहता है और लोगों से अपील करता है, आह्वान करता है कि वे सबके साथ अच्छे से प्रेम से रहें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। और वे क्या कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब प्रीति, नीति, गीति तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हर इंसान को कि प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे व्यवहार अपनाने चाहिए और इसमें ही सबकी भलाई है। तो ये प्रेम और मार्ग, इसके नीति के गीत हमेशा उसको गाते गाते अपने जीवन पर अडिग रहना चाहिए। साथ निकलेंगे, एक मिनट बच्चों, हाँ हम यहाँ पर थे। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो साथ निकलेंगे, कवि यहाँ पर समानता का भाव प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर निकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे और दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। मतलब साथ नर नारी समाज में आगे बढ़ेंगे और जितनी भी परेशानियां हैं नर और नारी दोनों मिलकर उन परेशानियों का हल निकालेंगे। दोनों संगी हैं और दोनों सहचर हैं, मतलब एक साथ चलने वाले हैं, दोनों संगी हैं और नया इतिहास रचेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का गीत भी अच्छा था। तो कई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था। अतीत मतलब पुराना बीता हुआ जो समय है वो बहुत अच्छा था। तो हम चाहते हैं कि हमारा समय जो है वो भी अच्छा निकले ताकि हम भी आगे जाकर हमारी नई पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारा भी अतीत बहुत अच्छा था, है ना। तो कवि वर्तमान और अतीत की बात कहते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था और उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में भी लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था कि हमारे भी गीत गाएंगे भविष्य में लोग कि हमारे भी मित्र बहुत अच्छे थे। तो ये जो कविता है वो चुनी हुई कविता संग्रह से ली गई है। ठीक है, आज की कविता आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, आकलन आकृतियां हैं, स्वमत अभिव्यक्ति है और जितनी ग्रामर है इसमें दी हुई वो सब हम देखेंगे। और तब तक इस कविता को आप बार बार ये वीडियो को सुनकर कविता को कंठस्थ कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू सो मच।